Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। तो DSA के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रावर्सल इन ए बाइनरी ट्री और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रावर्सल इन ए बाइनरी ट्री। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि क्या होता है बाइनरी ट्री, इसके प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री और पाइथन में हम लोग बाइनरी ट्री के नोड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उससे हम लोग ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ट्रावर्सल इन ए बाइनरी ट्री। तो ट्रावर्सल का मतलब होता है विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड ऑफ द ट्री। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ट्री है, ठीक है, और अगर मुझे इसके हर एक नोड को विजिट करना है, इट कैन बी फॉर एनी पर्पस, आइदर टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज इन द ट्री और टू कंप्यूट अदर मेट्रिक्स लाइक कंप्यूट द सम ऑफ ऑल द नोड्स इन ए ट्री। अलग अलग यूज केस के लिए अगर मुझे ट्री के हर एक नोड को विजिट करना पड़ता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रावर्सल, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बाइनरी ट्री को कैसे ट्रावर्स करते हैं। ठीक है, तो देर आर मेनली 3 वेज ऑफ ट्री ट्रावर्सल। कौन कौन से हैं? वन इज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ ट्रावर्सल आप देख रहे हो, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों आते हैं डीएफएस ट्रावर्सल के अंदर। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है डीएफएस ट्रावर्सल और क्या होता है बीएफएस ट्रावर्सल। ठीक है, तो ये जो 3 ट्रावर्सल है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डीएफएस ट्रावर्सल है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो अगर आप देखोगे तीनों जो नेम है ना, उसमें आगे में लगा है, एक के आगे प्री, दूसरे के आगे इन और तीसरे के आगे पोस्ट लगा है। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म है, प्री, इन एंड पोस्ट, इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ रूट, है ना। कि अगर मैं किसी ट्री में सबसे पहले अगर मैं रूट को विजिट करता हूँ, दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री। ट्री में क्या होता है, एक रूट नोड होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, और एक उसका होता है लेफ्ट सब ट्री, और उसका एक होता है राइट सब ट्री। ठीक है, तो ट्री का ये स्ट्रक्चर होता है, रूट, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। तो अगर मैं ट्रावर्सल के ड्यूरेशन में अगर मैं सबसे पहले रूट को विजिट करता हूँ, रूट देन लेफ्ट एंड देन राइट, देन इट इज कॉल्ड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर मैं रूट को इन बिटवीन विजिट करता हूँ, लाइक पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करूँगा, उसके बाद मैं रूट को और फिर मैं राइट सब ट्री को विजिट करूँगा, तो उसको मैं बोलूँगा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। और अगर मैं रूट को सबसे लास्ट में विजिट करता हूँ, मतलब पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री उसके बाद रूट, देन इट इज़ कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो अगर ये मेरा ट्री है ना, अगर मेरे पास एक ट्री है ए, बी एंड सी, ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री। तो इसका प्री ऑर्डर क्या होगा? प्री ऑर्डर में पहले रूट को विजिट करते हैं, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री। ठीक है, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री बी, उसके बाद रूट ए और उसके बाद राइट सब ट्री सी। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री और उसके बाद रूट। तो हमने देखा कि अगर ट्री में 3 नोड होगा तो उसका क्या होगा? प्री ऑर्डर, इनर ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अगर एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि दिस इज माय ट्री, ये एक बड़ा सा ट्री है, तो क्या होगा? प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, क्या होगा इन ऑर्डर ट्रावर्सल और क्या होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो अभी हम लोग ये तीनों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो अभी पहले मैं ट्रिक दिखाऊंगा आपको कि ट्रिक से इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर किसी इंटरव्यू में या किसी ओए ऑनलाइन असेसमेंट में अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये ट्रिक को आप बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा एक ट्री है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, हर एक नोड का मैं एक डमी नोड ऐड कर दूंगा। अगर उसमें कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो जैसे बी का लेफ्ट नहीं तो मैं एक डमी नोड ऐड कर दूंगा, डी का राइट नहीं तो एक डमी नोड ऐड कर दूंगा, ई का लेफ्ट नहीं है तो एक डमी नोड ऐड कर दूंगा, जी में भी लेफ्ट एंड राइट ऐड कर दूंगा, एफ में भी लेफ्ट एंड राइट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हर एक नोड में डमी नोड ऐड कर दूंगा सच दैट एवरी नोड हैज़ 2 एजेस, है ना, फॉर इट्स चाइल्ड। ठीक है,
तो हमने स्टेप 1 किया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस ट्री को रूट नोड से स्टार्ट करूँगा ट्रैवर्स करना, ठीक है? और इस तरीके से मैं एक-एक को ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है? जैसे अगर ये मेरा ट्री नोड है ना? दिस इज़ नोड, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्री को इस तरीके से ट्रैवर्स करूँगा। इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा ट्रैवर्स करना और इस तरीके से फिर आऊँगा और फिर इस तरीके से मैं वापस चला जाऊँगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ना, जब मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ उस नोड पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टाइम ट्रैवर्सल, ठीक है? जब मैं सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ उसको हम बोलेंगे सेकंड टाइम ट्रैवर्सल, और उसी तरीके से जब मैं थर्ड टाइम विजिट कर रहा हूँ उसको बोलेंगे थर्ड टाइम ट्रैवर्सल, ठीक है? तो जब भी मैं किसी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करूँगा, है ना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, दिस इज फर्स्ट टाइम। जब भी मैं किसी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करूँगा तो उसको मैं प्री ऑर्डर में ऐड कर दूंगा। जब मैं किसी नोड को सेकंड टाइम विजिट करूँगा उसको मैं इन ऑर्डर में ऐड कर दूंगा। और जब मैं किसी नोड को थर्ड टाइम विजिट करूँगा तो उसको मैं पोस्ट ऑर्डर में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो यही ट्रिक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या करने वाला हूँ अभी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? मेरे को ए मिला, ए फर्स्ट टाइम मिला, तो मैं ए को ऐड कर दूंगा प्री ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद मैं आगे आऊँगा, बी मिला, बी को ऐड कर दूंगा, फर्स्ट टाइम मिला तो ऐड कर दूंगा प्री ऑर्डर में। उसके बाद मैं ऐसे आऊँगा, इधर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से टर्न ले लूँगा, इधर आ जाऊँगा, है ना? तो दोनों चाइल्ड के बीच में है, तो हम बी को हम लोग सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बी को हम लोग ऐड कर देंगे इन ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग आ गए डी पे, डी को हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, इसको हम लोग ऐड कर देंगे प्री ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एफ को हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एफ को हम लोग ऐड कर देंगे प्री ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद हम लोग एफ को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एफ को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद एफ को हम लोग थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एफ को हम लोग ऐड कर देंगे पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद हम लोग डी को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो डी को ऐड कर देंगे हम लोग इन ऑर्डर में, ठीक है? फिर हम लोग डी को थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो डी को ऐड कर देंगे पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है? उसी तरीके से हम लोग बी को थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐड कर देंगे बी को पोस्ट ऑर्डर में। ए को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ए को हम लोग ऐड कर देंगे इन ऑर्डर में। सी को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सी को ऐड कर देंगे पोस्ट ऑर्डर में। सॉरी, सी को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐड कर देंगे प्री ऑर्डर में। उसके बाद हम लोग ई को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ई को ऐड कर देंगे हम लोग प्री ऑर्डर में। ई को हम लोग सेकेंड टाइम विजिट करें, तो ई को ऐड कर देंगे हम लोग इन ऑर्डर में। जी को फर्स्ट टाइम विजिट करें, तो जी को ऐड कर देंगे प्री ऑर्डर में। जी को सेकेंड टाइम विजिट करें, जी को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर में। जी को थर्ड टाइम विजिट करें, तो जी को ऐड कर देंगे पोस्ट ऑर्डर में। ई को थर्ड टाइम विजिट करें, तो ई को ऐड कर देंगे पोस्ट ऑर्डर में। सी को सेकेंड टाइम विजिट करें, तो सी को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर में। फिर हम लोग सी को थर्ड टाइम विजिट करें, सी को ऐड कर देंगे हम लोग पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है? उसी तरीके से जब हम लोग आगे जाएंगे तो फिर लास्ट में हम लोग ए को ऐड कर देंगे पोस्ट ऑर्डर पे। तो हमने देखा कि हमने ट्री को ट्रैवर्स किया और इन ए सिंगल आइट्रेशन, है ना, इन ए सिंगल आइट्रेशन हम लोग प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तीनों हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो एक सिंगल ट्रैवर्सल में हम लोग तीनों को कंप्यूट करें कि ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है और ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। और ये तीनों क्या है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारे डीएफएस ट्रैवर्सल टेक्निक्स हैं। डीएफएस ट्रैवर्सल टेक्निक्स हैं, मतलब ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही मैं किसी नोड पे आता हूँ तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, दैट इज प्री ऑर्डर। अगर मैं सेकेंड टाइम आता हूँ लेफ्ट विजिट करने के बाद जब मैं आता हूँ उस नोड पे, तो उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, दैट इज इन ऑर्डर। और लेफ्ट एंड राइट सबट्री दोनों विजिट करने के बाद जब मैं लास्ट में ए पे आऊँगा तब मैं अगर उसको प्रिंट करता हूँ तो दैट इज पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? तो हमने ट्रिक देखा, समझा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब मेरे को तीनों ट्रैवर्सल का कोड लिखना है ना? ये तो अभी हमने ट्रिक से किया, इसको मुझे अगर प्रोग्राम लिखना होगा, मेरे को अगर एक ट्री इनपुट दिया जाता है, ट्री मतलब मेरे को रूट नोड का एड्रेस दिया जाता है या रेफरेंस दिया जाता है और मेरे को पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना है, आइदर इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो क्या होगा ट्रैवर्सल का ऑर्डर, तो मुझे इसका प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो जो ट्रैवर्सल का कोड होता है ना, ट्रैवर्सल का जो कोड होता है उसको हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रिकर्सिव अप्रोच, है ना, इट इज़ मोस्ट सिंपल अप्रोच एंड इसका कोड भी बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है, जस्ट 3 to 4 लाइन में आप इसको लिख सकते हो। तो द फर्स्ट वन इज रिकर्सिव अप्रोच,
द सेकेंड अप्रोच इज आइट्रेटिव, है ना, मतलब लूप के हेल्प से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लस एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, है ना। तो दिस इज सेकेंड अप्रोच। एंड द थर्ड अप्रोच इज मोरिस ट्रैवर्सल, है ना। तो मोरिस ट्रैवर्सल भी एक ट्रैवर्सल टेक्निक होता है, जिसमें कि ना तो हम लोग कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं लाइक स्टैक, ना तो हम लोग रिकर्सन यूज़ करते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसका कोड लिखते हैं, है ना। तो हम लोग तीनों को देखने वाले हैं, लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है इट विल बी फोकस्ड ऑन रिकर्सिव अप्रोच, है ना। तो हम लोग तीनों प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तीनों जो अप्रोच होता है, तीनों ट्रैवर्सल होता है, इसका हम लोग रिकर्सिव अप्रोच देखने वाले हैं। और आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइट्रेटिव अप्रोच क्या होता है और मोरिस ट्रैवर्सल अप्रोच क्या होता है। ये जो दो अप्रोच है ना, आइट्रेटिव एंड मोरिस ट्रैवर्सल, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ये दोनों कोड पूछ सकते हैं। जनरली दे डोंट आस्क रिकर्सिव अप्रोच, क्योंकि इसका कोड बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर आप रिकर्सन को समझना चाहते हो या फिर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो इन ट्री, तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर आपने आइट्रेशन, है ना, जो हम लोग ट्री को अभी आइट्रेट करने वाले हैं, उसका अगर आपने रिकर्सिव अप्रोच समझ लिया, है ना, बहुत अच्छे से समझ लिया, देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं डीएसए के बेस्ड ऑन ट्रीज, उसको आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत का चेंजेस करना होता है ट्रैवर्सल वाले कोड में, और आप मोस्ट ऑफ द ट्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बहुत ही फोकस्ड वे में इसका जो कोड होता है इसको हम लोग समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि किसी भी रिकर्सिव कोड को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो कोई भी जो रिकर्सन का प्रोग्राम होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस, है ना। तो बेस केस होता है, बेस केस को आप ट्रिवियल केस भी कह सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, है ना, स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम विच कांट बी फर्दर ब्रोकन, है ना, और जिसका आंसर ट्रिवियल होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेस केस। तो कोई भी रिकर्सन का जो प्रोग्राम होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस, ठीक है। तो रिकर्सिव केस में क्या करते हैं हम लोग कि जो बड़े प्रॉब्लम होता है ना, बिगर प्रॉब्लम, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही डिटेल में देखा था रिकर्सन वाले टॉपिक में। तो अगर आपको पता नहीं तो आप जाकर के पहले उसको देखो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने देखा क्या होता है बेस केस और क्या होता है रिकर्सिव केस। तो अगर मैं ये दोनों फाइंड कर लेता हूँ, बेस केस क्या होगा ट्री ट्रैवर्सल का और रिकर्सिव केस क्या होगा, तो हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड लिखने वाले हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है लेफ्ट सब ट्री कॉमा रूट कॉमा राइट सब ट्री, ठीक है। तो हम लोग अभी ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बेस केस या ट्रिवियल केस, ठीक है। तो एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि आपको जो नोड दिया जाता है ना, जिस पे आपको ट्रैवर्स करना है ट्री को, वो नोड ही नन है, मतलब ट्री में एक भी नोड नहीं है, तो दैट इज ट्रिवियल केस। उस केस में आप कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं करोगे, क्योंकि ट्री में कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो दैट इज बेस केस, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेस केस का कोड लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इफ नोड इज नन, अगर नोड एम्प्टी है, नोड में कुछ भी नहीं है, तो क्या करो? सिंपल रिटर्न कर दो, है ना। तो हमारा बेस केस रेडी हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिकर्सिव केस। तो रिकर्सिव केस में क्या करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन को बिल्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन को बिल्ड करना शुरू करते हैं, और उससे हम लोग धीरे धीरे बड़े प्रॉब्लम्स को बिल्ड करते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, और हम लोग एक जनरल हम लोग सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन हम लोग प्रपोज करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है, स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव केस। तो चलिए हम लोग छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से चीज़ों को बिल्ड करके और हम लोग एक पैटर्न फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मेरे पास एक नोड है। तो अगर जब एक नोड होगा तो उसका डेप्थ क्या होगा? उसका डेप्थ 0 होगा। एक ऐसा ट्री जिसमें सिर्फ एक ही नोड होगा, उसका क्या डेप्थ होगा? उसका 0 होगा। डेप्थ मैं पे बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एजेस, है ना, इन टर्म्स ऑफ एजेस। कितने एजेस हैं? एक भी एजेस नहीं होंगे, एक ही नोड होगा, तो उसका डेप्थ 0 होगा। तो उस केस में हम लोग उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सिंपल प्रिंट कर देंगे, उस नोट को हम लोग सिंपल प्रिंट कर देंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल हम लोग
उसको प्रिंट कर देंगे। अब सोचो मेरे पास डेप्थ 1 है। डेप्थ 1 मतलब ये जो आप ट्री देख रहे हो, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये ट्री का डेप्थ 1 है, ये भी ट्री का डेप्थ 1 है, ये भी ट्री का डेप्थ 1 है, ठीक है, और ये भी ट्री का डेप्थ 1 है। तो अगर ये ट्री दिया जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। तो दिस इज लेफ्ट सब ट्री, दिस इज राइट सब ट्री, दिस इज लेफ्ट सब ट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों एग्जाम्पल है ना, ये इस वाले केस को हैंडल करता है, डेप्थ 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट सब ट्री वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आइदर इसको हम डायरेक्टली प्रिंट लिख सकते हैं। अभी के लिए पहले सिंपल सोल्यूशन सोचो, पहले क्या करेंगे, इन ऑर्डर में इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वाई, फिर एक्स को प्रिंट करेंगे, फिर जेड को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ या फिर इसको मैं अगर छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में रिप्रेजेंट करूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रिंट वाई को हम लोग लिख सकते हैं ट्रावर्सल रूट डॉट लेफ्ट, मतलब रूट डॉट लेफ्ट मतलब ये वाला सब प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना होगा, है ना, क्योंकि इसका डेप्थ 0 है ना। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ट्रावर्सल रूट डॉट राइट, है ना, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये भी यही सब प्रॉब्लम, इसका भी डेप्थ 0 होगा। ये जो सब ट्री है इसका डेप्थ 0, इसका डेप्थ 0। तो हमने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में रिप्रेजेंट किया, मतलब ये जो प्रिंट है इफेक्टिवली ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये भी इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेप्थ 2। तो अगर आप ये ट्री देखोगे, इसका डेप्थ कितना है, 2 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना है, किसी भी पाथ में 2 है, तो इसका डेप्थ 2 होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, रूट एंड देन राइट सब ट्री, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसका डेप्थ कितना है, 1 होगा। तो डेप्थ 1 वाले को हमने सॉल्व किया था, है ना। तो अगर मैं लिखूँ ट्रावर्सल रूट डॉट लेफ्ट, मतलब ये वाला सब प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को लेफ्ट वाला सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो फिर हम लोग रूट को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि यही तो होता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, राइट। उसके बाद हम लोग इसके राइट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसका भी डेप्थ 1 होगा, मतलब इसको सॉल्व करना मतलब इस वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमने इसको कॉल किया। तो अगर आप देखोगे कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको थोड़ा जेनरिक वे में लिखना होगा, है ना, तो अगर मैं डेप्थ n पे बात कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रावर्सल रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि इसका लेफ्ट जो होगा वो n-1 वाले सब प्रॉब्लम होगा। फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे रूट को, और फिर से हम लोग कॉल कर देंगे ट्रावर्सल रूट डॉट राइट, है ना। तो ये राइट वाला सब प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसका भी डेप्थ n-1 होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कोड लिखने वाले हैं। हमने समझा रिकर्सिव केस हमने कैसे बिल्ड किया, अब हम लोग इसका कोड लिखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में कवर किया कि कैसे हम लोग बेस केस फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग रिकर्सिव केस फाइंड करते हैं, और कैसे हम लोग उसका फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ट्रावर्सल रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, और फिर नीचे भी हो जाएगा ट्रावर्सल रूट डॉट राइट, ठीक है। और बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर दे रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, रूट का वैल्यू, और इंड इज इक्वल टू सिंगल ब्लैंक स्पेस। इससे क्या होगा, सारे वैल्यूज सिंगल ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड होंगे। तो हमारा रिकर्सन का कोड रेडी हो गया। तो दिस इज द कोड ऑफ इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस कोड को ड्राई रन करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ये जो कोड है ये हमें डिजायर्ड आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है ना, ये डिजायर्ड इन ऑर्डर ट्रावर्सल हमें कैसे प्रोवाइड करता है। तो हम लोग इसको ड्राई रन करके इसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इस कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना, कि अगर नोड नन है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इफ़ नोड, अगर नोड एग्जिस्ट करता है तो ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट करो। मतलब अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो बस मैं इसको थोड़ा कोड को रिस्ट्रक्चर कर दिया हूँ इन सिंपल लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। तो अब हम लोग इस कोड का इन ऑर्डर ट्रावर्सल हम लोग देखने वाले हैं।
तो अभी हमारा पूरा फोकस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पे है। अगर हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को अच्छे से डिकोड कर लेते हैं तो प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस मेरे को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझना है, डिकोड करना है, कैसे काम करता है और उसको हमें ड्राई रन करना है, ठीक है। तो मुझे इसको ड्राई रन करना है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इसको मैं नंबरिंग कर दूंगा सो दैट आई कैन ट्रैक कि हम लोग किस स्टेटस पे हैं, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग कर दिया कि इसको स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट 2 और इसको स्टेटमेंट 3 हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको ट्रैवर्स करने वाले हैं इस वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने जो ट्रिक में किया था कि हम लोग सबसे पहले हर एक का एक डमी नोड बना देंगे, डमी एजेस ऐड कर देंगे, है ना। डमी एजेस हम लोग ऐड कर देंगे सच दैट हर एक नोड का 2 एजेस हो, लेफ्ट एंड राइट वाला एजेस, ठीक है। तो हमने हर एक नोड का डमी एजेस ऐड किया, ठीक है। अब हम लोग इस कोड पे ड्राई रन करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम में जब इन ऑर्डर कॉल होगा तो वो कॉल होगा नोड ए पे, है ना। फर्स्ट टाइम ए पे कॉल होगा तो सबसे पहले जब कॉल होगा तो हम लोग इंस्ट्रक्शन 1 एक्सिक्यूट करेंगे। तो जब इंस्ट्रक्शन 1 एक्सिक्यूट होगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट वाले सब ट्री पे आ जाएगा, है ना। नोड डॉट लेफ्ट खुद को कॉल कर रहा है। अगर आप देखोगे इन ऑर्डर क्या कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है ना। तो जब मैं इन ऑर्डर ए को कॉल करूंगा ना तो वो इंटरनली कॉल करेगा इन ऑर्डर नोड का लेफ्ट, इन ऑर्डर बी को कॉल करेगा। तो नेक्स्ट टाइम में इन ऑर्डर बी पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इंस्ट्रक्शन 1 एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल कॉल नोड बी और नोड बी का स्टेटमेंट 1 पे आ जाएंगे। जब नोड बी का स्टेटमेंट 1 पे आएंगे तो ये फिर से कॉल करेगा बी के लेफ्ट को, और बी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है ना। बी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। रिटर्न कर जाएगा मतलब इंस्ट्रक्शन 1 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे। तो 2 पे क्या हो रहा है, बी नोड का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 अगर एक्सिक्यूट होगा तो बी नोड को वो प्रिंट करेगा। तो क्या होगा, नोड बी हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा इंस्ट्रक्शन बी का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आएंगे तो क्या होगा, राइट वाले चाइल्ड पे इन ऑर्डर कॉल होगा, है ना। तो राइट वाले चाइल्ड पे इन ऑर्डर कॉल होगा। तो राइट वाले चाइल्ड पे इन ऑर्डर कॉल होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट होगा, है ना। डी के लिए स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट होगा। तो डी के लिए जब स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट होगा तो फिर यहाँ से क्या एक्सिक्यूट होगा, इसका लेफ्ट कॉल हो जाएगा। डी का लेफ्ट क्या है, ई। तो ई का स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट होगा। जब ई का स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट होगा तो फिर से हम लोग इसके लेफ्ट पे आएंगे और इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो फिर ये रिटर्न कर जाएगा। तो 1 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आ जाएंगे। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आएंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एफ को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे एफ के राइट चाइल्ड पे जाएंगे। तो एफ का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिटर्न कर जाएगा और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट। तो अगर एफ नोड पे सारे इंस्ट्रक्शन का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग पेरेंट नोड पे आ जाएंगे, है ना। क्योंकि जब डी नोड का इंस्ट्रक्शन 1 एक्सिक्यूट होता है तभी हम लोग एफ पे आते हैं। तो जब एफ का इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है मतलब डी का इंस्ट्रक्शन 1 एक्सिक्यूशन कंप्लीट, फिर हम लोग आ जाएंगे डी का इंस्ट्रक्शन नंबर 2। जब डी का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आएंगे तो क्या होगा, प्रिंट कॉल होगा। तो फिर से क्या होगा, डी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो डी का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट। अब आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे। तो जब 3 पे आएंगे तो डी का राइट चाइल्ड पे ये कॉल होगा, है ना। ये फंक्शन कॉल होगा तो राइट चाइल्ड पे कोई भी नोड नहीं है तो वो रिटर्न कर जाएगा। तो जब रिटर्न कर जाएगा तो 3 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब डी नोड के तीनों इंस्ट्रक्शन का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग वापिस आ जाएंगे यहाँ से पेरेंट नोड पे आ जाएंगे, है ना। क्योंकि पेरेंट नोड के थ्रू ही हम लोग डी को कॉल कर रहे हैं। तो जब डी का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेरेंट नोड पे आ जाएंगे। और जब डी का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा मतलब बी का इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट। जब बी का तीनों इंस्ट्रक्शन का एक्सिक्यूशन कंप्लीट तो फिर हम लोग बी के पेरेंट नोड पे आ जाएंगे। तो बी का पेरेंट नोड है ए। तो जब ए पे आएंगे मतलब 1 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट मतलब हम लोग आ जाएंगे ए का इंस्ट्रक्शन नंबर 2। और 2 पे क्या होगा, फिर से ए के नोड का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट। तो फिर हम लोग आ जाएंगे ए का राइट चाइल्ड। तो ए का राइट चाइल्ड है सी। तो सी पे आएंगे तो सी का पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एक्सिक्यूट होगा। 1 एक्सिक्यूट होगा मतलब हम लोग सी का लेफ्ट चाइल्ड पे आ जाएंगे। तो सी के लेफ्ट चाइल्ड पे कौन है, ई है ना। तो ई पे आएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एक्सिक्यूट होगा। तो जब ई पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एक्सिक्यूट होगा तो हम लोग आ जाएंगे फिर से
ई का लेफ्ट चाइल्ड पे, है ना, तो ई के लेफ्ट पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ई रिटर्न कर जाएगा, ई का चाइल्ड से ई पे रिटर्न कर जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे क्या होगा, ई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा तो हम लोग ई को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ई का इंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो जब 3 पे आएंगे तो फिर क्या हो रहा है, नोड का राइट चाइल्ड कॉल हो रहा है, मतलब ई का राइट चाइल्ड जी कॉल होगा। तो जब जी पे आएंगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे जी पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1। तो जब जी का इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो जी का लेफ्ट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर ये रिटर्न कर जाएगा जी पे इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। फिर हम लोग आ जाएंगे जी पे इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो जी पे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में क्या होगा, जी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब जी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा तो इंस्ट्रक्शन 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जी पे इंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो जी पे जब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आएंगे तो जी का राइट चाइल्ड कॉल होगा, तो राइट चाइल्ड में कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन दैट केस फिर वो रिटर्न कर जाएगा और जी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जी का सारे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जी रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट नोड पे, ठीक है। तो जब हम लोग ई नोड पे आएंगे तो ई नोड पे चूंकि चाइल्ड नोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया राइट चाइल्ड का, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब ई पे तीनों इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो ई रिटर्न कर देगा सी को। तो जब सी पे रिटर्न होगा, लेफ्ट चाइल्ड जब सी पे रिटर्न कर देगा ना, मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आएंगे मतलब सी को प्रिंट कर दो, सी को हमने प्रिंट किया। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आएंगे मतलब सी का राइट चाइल्ड कॉल करो, तो सी का कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और सी रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट नोड को। तो जब हम लोग ए पे आएंगे तो चूंकि ए का राइट चाइल्ड ने रिटर्न किया, है ना, मतलब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब रूट नोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो फाइनली रिटर्न कर देगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको मैच करके देखते हैं। तो हमें जो आउटपुट मिला ना बाई एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसको हम लोग मैच करके देखते हैं कि क्या वो ट्रिक वाला एग्जीक्यूशन से वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, है ना, इन ऑर्डर को, तो क्या है BFDA, है ना, EGC, तो BFDAEGC मतलब हमारा जो आउटपुट है दैट इज मैचिंग विद द ट्रिक वाला आउटपुट, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने करेक्ट कोड लिखा और हमारा जो ड्राई रन हमने किया ना दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का हमने रिकर्सिव कोड लिखा और उसको हमने ड्राई रन किया, ठीक है। अगर हमने इन ऑर्डर को सक्सेसफुली समझ लिया, ठीक है, तो इन ऑर्डर को अगर हमने सक्सेसफुली समझ लिया या किसी भी ट्रैवर्सल को सक्सेसफुली समझ लिया, चाहे प्री ऑर्डर हो चाहे पोस्ट ऑर्डर हो, तो बाकी समझना बहुत ईजी है ना। तो इन ऑर्डर समझा मतलब प्री ऑर्डर भी समझ लिया और पोस्ट ऑर्डर भी समझ लिया, ठीक है। चलिए हम लोग इसको डिकोड करते हैं। तो अभी हमने देखा इन ऑर्डर का कोड, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल कर रहे थे इन ऑर्डर, है ना। कोई भी प्रोग्राम अगर खुद को कॉल करता है, कोई भी फंक्शन अगर खुद को कॉल करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। तो इन ऑर्डर ऑफ नोड क्या कर रहा है, लेफ्ट सब ट्री पे खुद को कॉल कर रहा है, नोड डॉट लेफ्ट। उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है, करेंट नोड का वैल्यू प्रिंट कर रहा है और फिर उसके बाद जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है वो राइट सब ट्री, है ना। तो हमने देखा था इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, रूट एंड देन राइट सब ट्री, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, ये रूट उठ के आगे आ जाता है, मतलब रूट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रूट लास्ट में आ जाता है ना, तो हो जाता है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड देन रूट। तो बस आप देखो कि यहाँ पे ऑर्डरिंग चेंज है, मतलब तीनों काम हो रहा है ना। लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल हो रहा है, राइट सब ट्री के लिए कॉल हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, बस ऑर्डरिंग चेंज है। तो अगर ऑर्डरिंग चेंज है तो हम लोग इस कोड का भी ऑर्डरिंग चेंज कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, इसका ऑर्डरिंग हम लोग चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑर्डर में रूट नोड को प्रिंट करते हैं। तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 को सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर में जो हमारा लेफ्ट सब ट्री उस पर कॉल करते हैं फंक्शन को, है ना।
तो उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 को लिख देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट सब ट्री के लिए कॉल करते हैं, तो उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3 लिख देंगे। तो अगर मैं इसको अरेंज कर दूंगा ना, अरेंज में क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को आगे कर देना है ना, और स्टेटमेंट नंबर 2 को आगे कर देंगे तो हमारा प्री ऑर्डर का कोड रेडी है। और अगर हम लोग प्रिंट को पीछे कर देंगे, प्रिंट को पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर का कोड। क्यों पीछे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट नोड का वैल्यू प्रिंट हो रहा है और पोस्ट ऑर्डर में पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे काम करते हैं, फिर राइट सब ट्री पे काम करते हैं और उसके बाद हम लोग नोड का वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर का कोड लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रैवर्सल, है ना। हमने जो कोड लिखा ना अभी, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, उसका हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा समझा होगा, थोड़ा बहुत अगर समझा होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी टोटली सेम। तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल, तीनों का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि तीनों में सेम कोड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस किसी में प्रिंट आगे आ जा रहा है, किसी में प्रिंट बीच में और किसी में प्रिंट लास्ट में। तो जस्ट प्रिंट का ऑर्डर चेंज करने से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं किसी एक एल्गोरिदम का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लूँ तो बाकी दोनों केस में भी इट विल बी टोटली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग इन ऑर्डर का कोड ले रहे हैं। हमने जो इन ऑर्डर का कोड लिखा था ना, उसको हम लोग यूज़ करके और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, रूट नोड है ना, रूट नोड का मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है। तो चूंकि ये रूट नोड है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा Tn, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड इन द ट्री। ठीक है। और अगर हम फिर लेफ्ट सब ट्री पे इसको कॉल करते हैं ना, यहाँ पे क्या करें, हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे इसको कॉल करें तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा t होगा, इट विल बी नंबर ऑफ नोड इन लेफ्ट सब ट्री। ठीक है। और दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, तो प्रिंट विल टेक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ 1 अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं राइट सब ट्री पे इसको कॉल कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ नोड विल बी टी ऑफ नंबर ऑफ नोड इन राइट सब ट्री। ठीक है। तो अगर मैं इसे रिकरेंस रिलेशन लिखूँ ना, अगर मैं रिकरेंस रिलेशन लिखूँ तो वो क्या होगा, Tn विल बी नंबर ऑफ नोड इन लेफ्ट सब ट्री, उसका टाइम, प्लस टी ऑफ नंबर ऑफ नोड इन राइट सब ट्री प्लस ऑर्डर ऑफ 1, है ना, सिंपल। और अगर नंबर ऑफ नोड 0 होगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1, अगर n इज इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि अगर मुझे कोई रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है, कोई रिकर्सिव इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आई शुड नीड द बेस केस। तो हमें बेस केस लिखना होगा कि अगर नंबर ऑफ नोड 0 होगा तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते थे कि अगर आपने रिकर्सन का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते थे कि रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते थे। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है ना वो रेडी है। दिस इज माई रिकरेंस रिलेशन। और हमने रिकर्सन में ये देखा था कि टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले हम लोग रिकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं और उसके बाद हम लोग उस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, और जो रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन होता है दैट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिकरेंस रिलेशन है इट इज़ बिट ट्रिकी टू सॉल्व। ठीक है। और ये एडवांस मैथ में आता है, तो मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इंट्यूटिवली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि इंट्यूटिवली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपने ये ट्रैवर्सल देखा होगा, है ना, अगर आपने इसको देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिवली हर एक नोड को 3 टाइम्स विजिट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करें, हर एक नोड को 3 टाइम्स विजिट कर रहे हैं। और अगर आपने यहाँ देखा होगा तो यहाँ पे हम लोग हर एक नोड पे 3 इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग हर एक नोड पे 3 इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो टोटल इंस्ट्रक्शन कितना एक्सिक्यूशन हो रहा है, टोटल जो एक्सिक्यूशन हो रहा है दैट इज टोटल n नोड, और हर एक नोड पे 3 इंस्ट्रक्शन है और उसका एक्सिक्यूशन टाइम मान लो कांस्टेंट टाइम लगता है, तो दैट इज इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n, है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि टोटल इफेक्टिव जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चाहे ट्री का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, है ना, चाहे ट्री आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, चाहे ट्री आपका
लेफ्ट अस्क्यूड बाइनरी ट्री हो, चाहे ट्री आपका राइट अस्क्यूड बाइनरी ट्री हो, जो नंबर ऑफ नोड होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज हाइट डेप्थ। तो उससे उतना डिफरेंस, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो एवरी नोड इज विजिटेड 3 टाइम्स एंड कॉन्स्टेंट वर्क इज डन ड्यूरिंग ईच विजिट, है ना। तो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n इंटू 3 विजिट प्लस कॉन्स्टेंट वर्क इज डन। तो इफेक्टिवली कितना हो गया n इंटू सी डैश, और इसको हम लोग बिग ओ के टर्म में लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। ठीक है, अगर मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है तो हमने देखा था कि किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं रिकर्सन जो स्टैक होता है ना, रिकर्सन स्टैक का मैक्स डेप्थ फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो रिकर्सन स्टैक क्या होता है इसको हमने देखा था डिटेल में रिकर्सन वाले लेक्चर में, कि जब भी मुझे कुछ रिकर्सन इम्प्लीमेंट करना होता है ना, तो मुझे एक मेमोरी टाइप, मेरे को स्टैक मेमोरी सेगमेंट का यूज़ करना होता है। ठीक है, स्टैक मेमोरी सेगमेंट का यूज़ करना होता है, और उस मेमोरी का जो मैक्स डेप्थ होता है ना, मैक्स डेप्थ ऑफ रिकर्सन स्टैक, उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। या फिर अदर टर्म में इसको आप बोल सकते हो कि जो रिकर्सन ट्री हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो रिकर्सन ट्री ड्रॉ करेंगे उसका जो मैक्स डेप्थ होगा दैट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि दैट विल बी द ऑक्सिलियरी स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस जो कि लगने वाला है हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम लोग इनपुट स्पेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट स्पेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात हो, चाहे इंटरव्यू में चाहे एग्जाम्स में, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ऑक्सिलियरी स्पेस को कंसीडर करना। मतलब एल्गोरिथम या प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज होता है। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर एक्सप्लिसिटली इंटरेस्ट दिखाता है इन इनपुट स्पेस एज वेल, देन यू शुड कंसीडर, एल्स इन द डिफॉल्ट केस यू शुड ओनली कंसीडर द एक्स्ट्रा स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेप्थ होगा रिकर्सन स्टैक का वो क्या होगा। तो अगर एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि आपका ट्री लेफ्ट अस्क्यूड है, तो अगर आपका ट्री लेफ्ट अस्क्यूड है तो इन दैट केस जो रिकर्सन ट्री का जो मैक्स डेप्थ होगा ना दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n, चाहे लेफ्ट अस्क्यूड हो चाहे आपका ट्री टोटली राइट अस्क्यूड हो। तो इन दैट केस जो ट्री का डेप्थ होगा वो n होगा, और जो हम लोग रिकर्सन ट्री ड्रॉ करेंगे या जो रिकर्सन स्टैक होगा उसका जो डेप्थ होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n। सो द इफेक्टिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, या वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। तो हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप ट्री को प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करो, चाहे इन ऑर्डर ट्रैवर्स करो, या फिर चाहे आप उसको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करो, इन ऑल द 3 केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने समझा होगा कि हम लोग ट्री को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ट्री ट्रैवर्सल, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि डीएफएस में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, तो हमने रिकर्सन तीनों ट्रैवर्सल को इंप्लीमेंट किया, उसको ड्राई रन किया, हमने ट्रिक देखा, उसके बाद हमने उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। तो जो बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई ऑनलाइन असेसमेंट देते हो या इंटरव्यू देते हो देन देयर आर चांसेस यू विल गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्मूला। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।